Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 में एक और हमने अकाउंट का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 में लास्ट लेक्चर में हमने पेपर स्टाइल और यूनिट 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था। आज फिर से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें करना है, जिसमें से आपको पता है कि 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल हमें ये वाली यूनिट में पढ़ना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी खत्म हो चुका है, और उसके अलावा बाकी के 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम आज के लेक्चर में देखेंगे, और साथ में यूनिवर्सिटी के जो ये चैप्टर के बाकी एमसीक्यू है वो भी देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 का फिर से एक बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर। चलिए तो आज का सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज 18 नंबर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में आ चुका है, सो इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। और जैसा कि मैंने आगे बताया था, आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ शॉर्ट नोट की तरह पूछेंगे। आगे हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन लेक्चर 1 में कवर किए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 सीक्वेंस वाइज देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में क्या कंसिडर किया जाएगा। तो पैराग्राफ में ध्यान, the statement deals with the basics of the recognitions of revenue in the statement of profit and the loss of the enterprise। यानी कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो ना, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कहा जाता है। सेकेंड सेंटेंस, द स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इन द कॉजेज ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी बिजनेस एंटरप्राइज जो एक्टिविटी नीचे आपको दी गई है, अगर वो एक्टिविटी करे तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। कौन सी एक्टिविटी? सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड रिगार्डिंग द सर्विसेज, और थर्ड यूज्ड बाय द ऑफ अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग एन इंटरेस्ट ऑफ रॉयल्टी डिविडेंड। यानी कि अगर आप अपने रिसोर्सेज किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो बदले में आपको जो डिविडेंड या इंटरेस्ट रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड होती है वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहा जाएगा। अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। एंड सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप सेल कर रहे हो तो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के मुताबिक ये 3 चीजें कंसिडर की जाएगी। चलिए फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले रेवेन्यू के डेफिनेशन। रेवेन्यू मतलब आपकी एक तरह की इनकम। क्या डेफिनेशन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, देख सकते हो आप। रेवेन्यू मीन्स ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कॉजेज ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज लाइक सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑफ सर्विसेज, जो हमने आगे अभी देखा हुआ था वही है। And third one, that is allowing use of asset and earning the interest and dividend and the royalties। यानी कि अगर आप अपने रिसोर्सेज किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो जो बदले में रॉयल्टी इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम, या सेल करने से या सर्विस से जो आपको रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो आपके लिए रेवेन्यू है। मतलब वो कैश इनफ्लो इन शॉर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू का मतलब कैश इनफ्लो होता है। तो दूसरा जो उसमें वर्ड यूज किया गया है रिकॉग्नाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइजेशन? तो रिकॉग्नाइजेशन का एकदम 1 सेंटेंस मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसकी एंट्री करके उसको नोट डाउन करते हो, दैट मीन्स वो रिकॉग्नाइजेशन हुआ। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 हमें बता रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। चलिए, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के बाद आप उसमें और क्या लिखोगे? तो मेन प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड की कुछ जो प्रोविजंस है आप वो वहाँ पे लिखोगे, जिसमें से सबसे पहले ये प्रोविजंस यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन किसको एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो उसमें पहला रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको अप्लाई नहीं होगा। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेजेज लीज अकाउंट, हायर परचेज एंड लीज जो हमारे यूनिट नंबर 4 है उसको भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। देन थर्ड वन, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट या सब्सिडरी प्रोवाइड कर रही है तो वो भी आपके लिए रेवेन्यू नहीं है, उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। फोर्थ वन, द रेवेन्यू इज इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे रही है, क्लेम दे रही है, वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा। नंबर 5, गेन मे बी रियलाइज और नॉट एक्स प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट, अगर आप फिक्स असेट बेच रहे हो उससे आपको प्रॉफिट हुआ है वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही है। वो तो जाहिर सी बात है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो ऐसे गेन या प्रॉफिट को भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं कह सकते। तो ये फर्स्ट रूल है जिसको एप्लीकेबल नहीं होता। अब देख लेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आप सेल ऑफ गुड्स करते हो तो वो आपके लिए रेवेन्यू है, कैसे, तो वो आपको पैराग्राफ में समझाया गया है। ये 2019 में ये पूछा गया था डिटेल में, तो इसमें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल कैसे होता है, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सिस्ट। कब सेल का किया है हम कह सकते हैं, नंबर 1, अ सेलर इज ट्रांसफर टू बायर अ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, यानी कि मैं एज अ सेलर अपने जो गुड्स है या मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बायर को कुछ प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि हमने सेल किया है। चलिए, और कब कह सकते हैं कि ये सेल हुआ है, तो नंबर 2 जिसमें आ रहा है, द सेलर हैज़ ट्रांसफर्ड all the risk and records of ownership is to the buyer and the retains no control over the goods are transferred, and यहाँ पे सेलर जब गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो ओनरशिप एंड रिस्क बायर को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि हमने सेल किया। थर्ड वन, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी अबाउट द गुड्स ऑफ अमाउंट कंसिडरेशन दैट विल बी डिलीवर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि चलो हमने आपको गुड्स दे दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब आपने पैसे आपको मिल गए पर आपने गुड्स ना भेजा हो, कोई अनसर्टेनिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब गुड्स श्योरिटी के साथ आपको भेज देना है, डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोविजन थे कि कह सकते हैं हमने सेल किया। सेकंड, इसमें एक और आप जोड़ सकते हो, थर्ड नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम रिगार्डिंग सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द मेथड अकाउंटिंग, यानी कि आपने अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो भी आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हो। कैसे, अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करूं तो उसका एग्जाम्पल थ्रू हम समझेंगे। नंबर 1, कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि मैंने सर्विस प्रोवाइड करने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने सर्विस प्रोवाइड की हुई है। This method is accounting recognition revenue in the statement of profit and loss only when the regarding the for services under the contract completed substantially completed, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसके आप इफेक्ट देते हो, पर्टिकुलर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो उसे सर्विस प्रोवाइड किया उसके रिगार्डिंग। सेकंड, प्रपोज्ड एट कंप्लीशन मेथड, यानी कि सर्विस के लिए एक दूसरी मेथड। दिस मेथड इज अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रपोजनेटली डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जितना आपने काम कंप्लीट किया है सिर्फ उतना अगर आप P&L में दिखाओगे तो वो प्रपोजनेट मेथड है। ये किसके लिए, सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कंप्लीट होने के बाद अगर आप दिखा रहे हो तो कंप्लीट मेथड है। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना कंप्लीट हुआ उतना आप P&L में लेके जा रहे हो तो वो प्रपोजनेट कंप्लीशन मेथड हुई। तो ये दोनों मेथड किसके रिगार्डिंग है, रेवेन्यू फॉर सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। तो ये कुल मिला के पूरे स्टैंडर्ड में आपको जितना आए उतना आपको लिख देना है। तो सेकेंड हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। चलिए, ये स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है उसमें ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट पे है। फोर्थ वन, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एंड डिविडेंड, जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि 3 इनकम को इसमें कंसिडर किया जाता है, तो उसी की यहाँ पे डिटेल में बात हो रही है। अब इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड के लिए क्या प्रोविजंस है, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड का आपको मिलना चाहिए उतना मिलना रिसीव्ड हो जाना चाहिए।
द रॉयल्टी इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर रॉयल्टी के लिए एग्रीमेंट हुआ है, सपोज मुझे 2 साल 3 साल तक रेवेन्यू मिलता रहेगा, रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी, तो एग्रीमेंट के हिसाब से रिसीव्ड होना चाहिए। देन द थर्ड वन, रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। अगर मैंने अपनी कंपनी को किसी और कंपनी को काम करने के लिए दिया है और बदले में मुझे डिविडेंड इनकम हो रही है, तो जो भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करी है उस हिसाब से मैंने डिविडेंड मुझे रिसीव्ड हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड इनकम की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। चलिए, अब ये स्टैंडर्ड का लास्ट में डिस्क्लोज, आप कहाँ पे इसको दिखाओगे? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था P&L में इसको दिखाया जाता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है तो वो तो P&L में ही दिखाया जाएगा। किस तरीके से? तो आप पैराग्राफ में ध्यान दो। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड दैट इफ इट इज ड्यू ऑफ एनी रीजन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हैज बीन पोस्टपोन दैट द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी रीजन की वजह से आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में डिले होता है, पोस्टपोन होता है, तो भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सर्कमस्टेंसेस और विच इज लीड अ पोस्टपोन रिकॉग्नाइजेशन शुड देम, यानी कि अगर कोई पोस्टपोन का रीजन वगैरह है तो वो भी उसके साथ आपको वहाँ पे बता देना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट, आपको पोस्टपोन हुआ है तो भी वहाँ पे उसके प्रोविजंस करके आपको उसको दिखा देना है, ठीक है। मतलब डिस्क्लोज तो करना ही है। चलिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में एक और क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वही क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ 10 to 14 ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का स्पेशली ये क्वेश्चन 2018 में उन्होंने पूछा था। तो ये जो पैराग्राफ 10 to लेके 14 तक है, तो वो हम पैराग्राफ में ही देखेंगे। सबसे पहले 10 नंबर का पैराग्राफ, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या कहना चाहता है हमें? तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रिक्वायरमेंट एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ सेट ऑफ पैराग्राफ 10 to 11 इज सेटिस्फाइड। यानी कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तभी दिखाओगे, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप तभी दिखाओगे जब बाकी के पैराग्राफ यानी कि 11 से लेके 12 तक सेटिस्फाइड होंगे। प्रोवाइड दैट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ नॉन अनरीजनेबल एक्सेप्ट अल्टीमेट कंसोलेशन, यानी कि आपका जब वो बाकी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो तब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। Number 11, in the transaction of involving the sales of goods, performance should be recognized date at beginning achieved when there are the following conditions have been the fulfill। some certain conditions अगर fulfill हो रही है तो ही आप उसको बोलोगे कि हाँ आपको रेवेन्यू हुआ है। जैसे कि द सेलर ऑफ गुड्स हैड ट्रांसफर टू द बायर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, यानी कि आगे जो हमने कंडीशन देखी थी ना, सेलर बायर को सर्टेन प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऑल द सिग्निफिकेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर, सारे रिस्क रिवॉर्ड्स ओनरशिप सब कुछ ट्रांसफर किया होना चाहिए। ऑन रिटेन ऑफ नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गुड्स ऑफ ट्रांसफर टू द डिग्री यूजुअली एसोसिएटेड द ओनर के पास फिर ऐसा कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए गुड्स के ऊपर, फिर वो गुड्स ओनर के नहीं रहेंगे, बायर के हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है जो आगे हमने देखा हुआ था, वही 11 में कह रहा है। और इसके रिगार्डिंग तो सम भी आने वाला है, तो सम में भी हम यही कंडीशन अगर देखते हैं तो हमें ऐसा बता देना है कि यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ये कंडीशन फुलफिल हो तभी कह सकते हैं। Paragraph number 12, the transactions are involves regarding the services performance has been measured either a complete services contract method or under proposed contract method। अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो सर्विसेज दो चीज़ों के बेस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज या फिर प्रपोज्ड कंप्लीशन मेथड, विच एवर इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू इज वर्कर एक्लोमपनिस्ड, यानी कि आपको तभी दिखाना है जब आपने सर्विसेज पूरी या हाफ उसमें कंप्लीटेड किया हुआ हो। चलिए, पैराग्राफ नंबर 13 की अब बात करेंगे। 13 नंबर पैराग्राफ वो रॉयल्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए, जो आगे देखा था हमने वही पैराग्राफ 10 to 14 में। 13 नंबर, रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम यूजिंग बाय द अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज। अगर आप अदर एंटरप्राइज के अपने रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए देते हो तो यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड शुड ओनली बी द रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी टू बी मेजरेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेबिलिटी एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपके कोई अनकंडीशनल, यहाँ पे ऐसा फिर ना होना चाहिए कि कोई अनसर्टेनिटी हो, आपको वो रेवेन्यू मिलना ही चाहिए। इंटरेस्ट तो के टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, रॉयल्टी तो के टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, फिर उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना होनी चाहिए, ठीक है।
है। तो यही हमारा 13 नंबर का पैराग्राफ बता रहा है। एंड द लास्ट पैराग्राफ 14 नंबर क्या बता रहा है, any entity shall be disclosure of accounting policy adopt for the recognition of revenue। अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए कोई भी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया है, इंक्लूडिंग मैथड ऑफ अडॉप्टिंग टू डिटरमाइन द स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के कोई भी स्टेजेस में उन्होंने कोई मेथड अप्लाई किया है विच इन्वॉल्व्स द रिगार्डिंग ऑफ सर्विसेज, तो उनको वो चीज़ दिखानी चाहिए। तो यही हमारा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 नंबर का था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता है। 2 क्वेश्चन हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी ये चैप्टर का तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट हमें कुछ हेल्प करेगी। तो उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, गवर्नमेंट हमें जो हेल्प करती है, यानी कि अगर मेरा बिजनेस है तो वो मुझे कैश से हेल्प कर सकती है या कुछ मुझे सब्सिडीज़ वगैरह या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में मदद कर सकती है, तो कैश में या दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। तो ये उसके रिलेटेड पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फर्स्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉमन फॉर एंटिटी टू रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर वेरियस पर्पसेस, ग्रांट्स में बी कॉल्ड सब्सिडी। ग्रांट को सब्सिडी भी कहा जा सकता है, सबवेंशंस और प्रीमियम भी उसको कहा जा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मेनली कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सिस्टेंस, यानी कि गवर्नमेंट हमें जो भी हेल्प कर रही है उसको कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, उसके लिए पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 वर्क कर रहा है। चलिए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, उसमें तो टू द पॉइंट बहुत ही शॉर्ट कंटेंट है, जैसे कि उसमें स्कोप क्या क्या चीज़ में उसमें कंसिडर की जाएगी वही आपको सिर्फ दिखाना है। तो ये क्वेश्चन कभी यूनिवर्सिटी में अब तक थियोरी में नहीं पूछा है, पर होप्स हो कि अगर वो थियोरी में इस साल पूछे तो आपको आना चाहिए। चले, गवर्नमेंट ग्रांट का जो स्कोप है वो कैसे रहेगा, जो सब्सिडी वो हमें प्रोवाइड कर रही है कैसे उसको दिखाया जाएगा। द गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन बी अ नेचर ऑफ सब्सिडी, वो सब्सिडी में हो सकता है कैश इंसेंटिव यानी कैश में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स यानी कुछ हमें पार्ट ऑफ ड्यूटी अगर हमें पे करना है तो वो लोग कैंसिल कर सकते हैं, आइदर द कैश और काइंड फॉर्म इन प्रोवाइड बाय द अदर गवर्नमेंट एजेंसी और सिमिलर बॉडीज टू द लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। वो गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो सकती है, कोई लोकल बॉडी हो सकती है, नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी भी हो सकती है। इट डज नॉट डील विद द फॉलोइंग, हाँ बट नीचे की चीज़ों को साथ वो लोग डील कभी नहीं करेंगे। इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस और सप्लीमेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सिमिलर नेचर विच आर दी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर आप कोई प्राइजेस में अपनी चेंज कर रहे हो या फिर कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर रहे हो तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट में इंक्लूडिंग नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर गवर्नमेंट आपको और कोई तरीके से फिर हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट जैसे कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करवा रही है तो वो फिर गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड, द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, हाँ फिर गवर्नमेंट आपका ही बिजनेस का पार्ट बन जाए तो फिर वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं कहलाएगी, ठीक है। नंबर 4, गवर्नमेंट ग्रांट्स कवर अंडर बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो फिर वो भी गवर्नमेंट ग्रांट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, फिर वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एग्रीकल्चर में जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो चलिए, तो आपको अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाना चाहते हो तो ये गवर्नमेंट ग्रांट आप कैसे उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा पाओगे, तो आपको नीचे पैराग्राफ में उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स आर एज अंडर, नीचे के मुताबिक आप उसको दिखा सकते हो। नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन नंबर ए देयर इज अ रीजनेबल इंश्योरेंस, यानी कि आप एक इंश्योरेंस देते हो दैट द बिजनेस एंटरप्राइज विल द कंप्लीटली ऑफ द कंडीशंस एट द अटैच टू इट, अगर आपको गवर्नमेंट कोई कंडीशन के ऊपर आपको ग्रांट प्रोवाइड कर रही है तो आप फिर वो कंडीशन सारी फुलफिल करोगे। बी, बेनिफिट आर अनसर्टेन विल बी कलेक्टेड अल्टीमेटली, आपको जो फ़ायदा मिल रहा है आप उसका पूरा यूटिलाइज करोगे, मतलब जो रीज़न की वजह से आपको सब्सिडी मिल रही है उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे। सेकेंड, द अर्न बेनिफिट एस्टिमेटेड एंड द प्रूडेंट बेसिस शुड बी क्रेडिटेड टू द पीरियड इनकॉर्पोरेटिव ऑफ द कैश रिसिप्ट, आप उसको कैश रिसिप्ट की तरह पूरे उसके एंड
एंट्री या क्रेडिट करोगे आप उसको, यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको हेल्प किया और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाया नहीं। कैश में बी रिसीव्ड आफ्टर द एंड ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, वो अकाउंटिंग पीरियड के बाद मिले फिर भी उसको दिखाना ज़रूरी है, मतलब ये हेल्प हुई है गवर्नमेंट की ओर से तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रीपेमेंट रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। यस, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई असेट लेनी है, लाखों करोड़ों रुपए की है, पहले गवर्नमेंट हेल्प करता है पर उसको फिर आपको पैसे लौटाने भी पड़ते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ कंडीशन के ऊपर आपको ग्रांट दे, तो वो उसको रिफंड या रीपेमेंट भी कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग पैराग्राफ में बताया है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड शुड बी मेड इन टू मेनली हैंड्स, नेमली रिटेल और टू द इनकम और रिटेन टू असेट, यानी कि इनकम के लिए आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर असेट परचेस करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। चलिए, इनकम और असेट के लिए कैसे वो लोग ग्रांट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे दो छोटे छोटे पैराग्राफ में उसको मैंने समझाया है, ध्यान आप अंदर रखोगे। सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम शुड बी फर्स्ट टू अप्लाई अगेंस्ट द unmoralized defect income set up in respect of the grant and should be extend to the repayment existing any such deferred in income existence, यानी कि रीपेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज दी एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने कोई इनकम के लिए आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया था, अगर आपने वो रीपेमेंट कर दिया है तो उसको इमीडिएटली एज एन एक्सपेंसेस राइट डाउन करो, क्योंकि पहले जब इनकम हुई थी तो आपने पीएनएल में रेवेन्यू के हिसाब से उसको दिखाया होगा, फिर अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो तो तुरंत इसी इनकम को आपको एज एन एक्सपेंसेस दिखा देना चाहिए। पूरा पैराग्राफ आपको वही बताना चाह रहा था। सेकेंड, अगर असेट के लिए आपको वो रेवेन्यू दिया है तो उसको कैसे राइट डाउन करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसकी जनरल एंट्री भी हमें सब में पूछेंगे। सेकेंड पैराग्राफ, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू द असेट इज रिडक्टिंग और डिफरेंट इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट ऑफ रीपेलेबल एंड बैलेंस एज पर द एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे जैसे टुकड़ों में आप उसको पेमेंट करते हो असेट के लिए तो उसको भी एज अ इमीडिएटली एक्सपेंसेस की तरह पीएनएल में दिखा देना चाहिए। मतलब आप पैसे रिफंड कर रहे हो तो आपको पीएनएल अकाउंट में उसकी एंट्री देनी है एज एन एक्सपेंसेस, समझ गए हो। तो ये असेट के लिए और इनकम के लिए जब आप रीपेमेंट करते हो उसके रिगार्डिंग पॉइंट थे। चलिए, अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी कंप्लीट हुआ और हमारा लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये चैप्टर का थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, दैट इज फॉर बोरोइंग कॉस्ट, वी कैन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए या फिर शेयर्स के लिए अगर आप कोई खर्चे करते हो तो मतलब आपको वो चीज़ मुफ्त में नहीं मिली, उसके लिए आपको सर्टेन बोरोइंग कॉस्ट लगी होगी, उसके रिगार्डिंग ये स्टैंडर्ड है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू बी प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ब्रैकेट में इट इज इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट in accounting whether the cost of borrowing should be included in the cost of asset or not। यानी कि ये जो अपना स्टैंडर्ड है बोरोइंग कॉस्ट, वो स्टैंडर्ड हमें इंटरेस्ट या फिर दूसरी कॉस्ट दिखाता है। जैसे कि हम कोई बोरोइंग के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए जो हम कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग ये पूरा स्टैंडर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए, बोरोइंग कॉस्ट ये भी कभी यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला 20 एंड ये 23 वाला कभी यूनिवर्सिटी में आया नहीं है, पर वो शायद तक पूछ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड में टू द पॉइंट शॉर्टली हमें बोरोइंग कॉस्ट का सबसे पहले मीनिंग बताना है। तो बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग by the enterprise in the connection with the borrowing funds, यानी कि बोरोइंग फंड्स लेने के लिए जो आप कॉस्ट इंकर करते हो उसी को हम बोरोइंग कॉस्ट बोलेंगे। चलिए, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग वाइज जाए। दी बोरोइंग कॉस्ट मे बी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडिंग होगा, तो उसमें नंबर 1 इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग एंड दी अदर शॉर्ट टर्म और एंड द लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि
अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है सपोज कुछ बोरो करने के लिए तो वो आएगा, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन है या फिर बैंक के कोई चार्जेस है या फिर कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने कोई चार्जेस पे किए हो वो। सेकंड, फाइनेंशियल चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट रिक्वायरिंग अंडर द फाइनेंशियल लीज और अंडर द सिमिलर अदर एग्रीमेंट्स। अगर आपने कोई असेट परचेस करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया है जैसे कि लीज एग्रीमेंट और बदले में आप ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी दे रहे हो तो वो भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूडिंग किया जाएगा। नंबर 3, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेज फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग। एक्सचेंज आर रिगार्डिंग इन द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर आप फॉरेन में अगर ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉरेन से पैसे ले रहे हो और वहाँ पे एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण आपको जो कॉस्ट इंकर्ड होता है तो वो भी एज अ बोरोइंग कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बोरोइंग कॉस्ट में आएगी। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है बोरोइंग कॉस्ट, उसमें एक और चीज़ आती है क्वालिफाइड असेट। अब क्वालिफाइड असेट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसका मीनिंग आप देख सकते हो, मोस्ट आईएमपी गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में आपको क्वालिफाइड असेट के बारे में पूछा गया था। तो क्वालिफाइड असेट क्या होती है? A qualified asset is an asset necessary take into the substantial period of time। ऐसी asset जो कुछ टाइम पीरियड लेती है उसको एडजस्ट होने में। जनरेशंस पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर, जनरली 1 ईयर्स है, टू गेट रेडी और इंस्टेंटली यूज और सेल, यानी कि उसको यूज़ करने के लिए सर्टेन टाइम पीरियड लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी असेट जो आप खरीदने के बाद उसको कुछ पीरियड तक अपने पास रखना पड़ता है, रेडी टू यूज़ नहीं होती, ऐसी असेट को हम क्वालिफाइड असेट बोल सकते हैं। चलिए, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है आप कभी भी वीडियो स्टॉप करके दोबारा सब कुछ आप देख सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वर्क होता है। तो आप जो भी ये ऑनलाइन लेक्चर है आप बार बार उसको रिपीट करके भी समझ सकते हो। चलिए, अब ये जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें क्वालिफाइड असेट में क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइड असेट आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इन्वेंटरीज, उसको हम क्वालिफाइड असेट बोल सकते हैं। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको कुछ गर्म होने में या फिर उसका कोई हीटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई पावर जनरेशन फैसिलिटी है, तो वो सारी क्वालिफाइड असेट में कंसिडर की जाएगी। रिक्वायर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बीइंग द सेलेबल कंडीशन लाइक अ लॉन्ग टर्म सीजनेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम क्वालिफाइड असेट बोलेंगे। और किसको क्वालिफाइड एसेट नहीं बोलेंगे, तो फॉलोइंग आर नॉट द इंक्लूडिंग क्वालिफाइड एसेट। नीचे की प्रॉपर्टी को हम क्वालिफाइड एसेट नहीं बोलेंगे, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो क्वालिफाइड एसेट नहीं है। नंबर बी, अदर इन्वेंटरीज आर रूटीनली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस्ड और रिसेप्टिविटी बेसिस ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो उसको भी हम नहीं बताएंगे क्वालिफाइड एसेट। नंबर 3, अदर रेडी एसेट विच आर इन एक्सटेंडेड टू द यूज ऑफ सेल आफ्टर एक्वायरिंग। ऐसी कोई भी एसेट जो एक्वायरिंग के बाद तुरंत उसको यूज़ आप नहीं कर रहे हो तो वो भी क्वालिफाइड एसेट नहीं है। रेडी एसेट, सॉरी, उसमें पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया था कि एक्वायर करने के बाद अगर आपको तुरंत उसको यूज़ कर रहे हो तो वो क्वालिफाइड एसेट नहीं है। ठीक है, तुरंत यूज़ करने वाली प्रॉपर्टी क्वालिफाइड होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का पूरा जो कंटेंट था वो दो चीज़ों पे मेनली बेस्ड था, बोरोइंग कॉस्ट एंड क्वालिफाइड एसेट। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्क्लोज कहाँ होता है, कैसे इसको डिस्क्लोज किया जाता है। वैसे फिर से बता रहा हूँ, जो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 18, 20 एंड 23, उसमें से लास्ट के 2 स्टैंडर्ड थ्योरी में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे। फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो बोरोइंग कॉस्ट वाला है 23, उसको कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये पैराग्राफ में ध्यान देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर 1, अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट फॉर बोरोइंग कॉस्ट। अगर आप बोरोइंग कॉस्ट के लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी एडॉप्ट कर रहे हो वो आपको डिस्क्लोज करनी है। सेकंड, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि कितना आपने उसको कैपिटलाइज में लेके गए। बोरोइंग कॉस्ट यानी लॉन्ग टर्म हुआ ना, क्वालिफाइड एसेट पे हुआ, तो क्वालिफाइड एसेट तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है नहीं, तो उसमें से कितना अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया वो दिखाना ज़रूरी है। हार्ड सम आएंगे इसके जो हमें समझने बहुत। चलिए, जो एमसीक्यू आगे हमने कवर नहीं किए थे, अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाकी के भी ले लेते हैं। आगे हमने सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के एमसीक्यू देखे थे, आज बाकी के जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किए उसके एमसीक्यू। नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू, उसमें फर्स्ट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, बी डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, सी अबव ए एंड बी अलाउड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर आएगा ए, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये हमने आज डिस्कस भी किया है कि रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है वो पीएनएल अकाउंट में ही उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है,
अगर आप रिफंड करो तो भी पीएनएल में एज ए एक्सपेंसेस दिखाया जाता है। नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम द रिफंडेबल शुड बी ट्रीटेड एज, अगर आप रिफंड कर रहे हो तो कहाँ दिखाया जाएगा? ए, एक्सप्लोरेटरी आइटम, बी, प्रायर पीरियड आइटम, और सी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेटेड, और डी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको एक्सप्लोरेटरी आइटम बोलेंगे, यानी कि एज अ एक्सपेंसेस आप पीएनएल अकाउंट में ही उसके एंट्री दोगे। तो आंसर नंबर ए आएगा, एक्सप्लोरेटरी आइटम, मतलब तुरंत ही आपको पीएनएल में दिखा देनी है अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर रहे हो तो। एमसीक्यू नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट ग्रांट, नीचे में से कौन सा गवर्नमेंट ग्रांट है? गवर्नमेंट सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, डी ड्यूटी ड्रॉबैक्स, और डी ऑल ऑफ दी अबव। आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। रीजन, ये तीनों की तीनों आपके लिए गवर्नमेंट ग्रांट कह सकते हो आप। नंबर 4, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASB? ASB का फुल फॉर्म, ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो, और ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। आंसर आएगा ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB का फुल फॉर्म। चलिए लास्ट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23? मैंने कहा था चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद रखने जरूरी है, जिसमें से ए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, बी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, सी, गवर्नमेंट ग्रांट, और डी, बोरोइंग कॉस्ट। आंसर आएगा डी, बोरोइंग कॉस्ट। और ये चारों के चारों जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि वो तो एमसीक्यू में पूछने ही वाला है, ठीक है। चलिए लास्ट एमसीक्यू, who prepares and disclose accounting standard? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करके डिस्क्लोज कर रहा है? ऑप्शन ए, ICAI, ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी, RBI, और ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट। आंसर आएगा ICWI, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वो लोग ही इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके 2 लेक्चर में हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है, और थ्योरी आपको 7 मार्क्स के पूछ सकते हैं। वैसे सम के ऑप्शन में थ्योरी भी आ सकती है, पर ये यूनिट के अभी इंपॉर्टेंट सम हमें कैलकुलेशन करना बाकी है। तो यूनिवर्सिटी में जितने सम आए थे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो भी थ्योरी कंटेंट हमें पढ़ना था हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.